नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और 18 जनवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का एग्जाम गुरुजी में स्वागत करते हैं। और शुरुआत करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की आज के विचारों के साथ। तो आज का विचार ये है कि जब जीवन के बारे में सोचो तब सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। यानी किसी चीज का पश्चाताप और चिंता, पश्चाताप से आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, वहां से कुछ सीख सकते हैं, लेकिन चिंता करने से आप अपना भविष्य नहीं संवार सकते। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार होता है। यानी हम अपना जो दिमाग होता है या जो अपनी समय होता है, उसे हमें अपने जो वर्तमान होता है या जो हमें अपने कार्य करने होते हैं उस पर एकाग्र करना चाहिए, या हम अपने पूरी तरह से फोकस्ड हों अपने काम पर। तो उसमें जो हम उसके लिए परिश्रम करेंगे वही वास्तविक चमत्कार होता है। यानी वहीं से हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। ये छोटे मोटे व्यक्तित्व ने नहीं कहा है, ये कहा है आचार्य चाणक्य ने। तो आचार्य चाणक्य के विचारों पर विचार करते हुए हम आगे की तरफ परिश्रम करते हैं और एकाग्र होते हैं आज के करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर शुरुआत करने से पहले हम अपने थोड़ा सा अतीत पर विचार करेंगे और करेंगे क्विक रिवीजन। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 11 से 17 जनवरी तक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की 3 महिला हैं, अंपायर हैं। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में एक साथ अंपायरिंग करी है। वृंदा राठी, जन्नी नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन, इनका नाम याद रखेंगे। तीनों ने तिकड़ी बना करके, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल था कि तीनों की तीनों जो अंपायर थी वो महिला थी। COP28 का जो अध्यक्ष होंगे अगले, वो डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जुबैर होंगे। और यूएई में होगा ये। स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया है और ये किया गया 10 से 16 जनवरी तक। पूरे देश में डॉपलर मौसम राडार नेटवर्क कवर किया जाएगा और ये 2025 तक का सरकार का टारगेट है, हम पूरे देश को इसमें कवर कर लेंगे। स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित 5G का टेक्नोलॉजी का एक पूरा का पूरे डिस्ट्रिक्ट में यूज किया गया है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। ये हमारा मध्य प्रदेश है, विदिशा है, जो पूरे भारतवर्ष का पहला जिला है। G20 के थिंक टैंक यानी T20 की बैठक चल रही है, ये पूरी हो चुकी है, बैठक भोपाल में चल रही है। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी आए हुए थे। मध्य प्रदेश के युवा जिन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया जाएगा वो है शिवम मिश्रा। कोल बेड मीथेन के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं बात करी जाए मछुआरों के लिए एक निषाद राज भवन बनाने वाला मध्य प्रदेश का जो पहला जिला है वो है बालाघाट। करंट अफेयर में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1496 रुपए में नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे 900 रुपए में पटवारी के जो बाकी के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर नोट्स उपलब्ध हैं। आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, या ये जो नंबर नीचे दिए गए हैं इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। पटवारी की टेस्ट सीरीज लगभग 94 टेस्ट इसमें अपडेट कर दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, पटवारी की टेस्ट सीरीज में इसमें लगभग टेस्ट बढ़ रहे हैं। 90 टेस्ट के आसपास इसमें जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे ये अपडेट कर दिए गए हैं, आगे भी हो जाएंगे। बाकी के फुल लेंथ टेस्ट है और करंट अफेयर्स टेस्ट है, ये सब कुछ जल्दी अपडेट हो जाएंगे, तो आप टेस्ट दे सकते हैं कभी भी। हाल ही में सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है हमारे यहाँ देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने भी 14 जनवरी को सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज लॉन्च किया है और ये भारतीय सेना और क्लब इनके द्वारा संयुक्त रूप से क्या होगा कि आयोजित किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यदि आपसे पेपर में आता है तो हमें ध्यान रखना है कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देना है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज होता क्या है? इसमें ऐसा है कि एक व्यक्ति का पेशेंस चेक किया जाता है। कोई व्यक्ति होता है, उसको उच्च ऊंचाई वाले उसमें क्षेत्र में धीरज का परीक्षण करेंगे। इसमें आयु वर्ग का जो रखा गया है वो 18 से 30 वर्ष रखा गया है। और इस आयु के बीच के जो 12 भारतीय प्रतिभागी होंगे और साथ में 6 अंतरराष्ट्रीय टीमों को शामिल किया जाएगा। और इसका आयोजन संयुक्त रूप से CLAW यानी क्लब और साथ में जो रक्षा, जो हमारे यहाँ का रक्षा विभाग है, सेना है, उसके द्वारा किया जाएगा। अब ये एक प्रकार से एडवेंचर चैलेंज होगा और ये आप कह सकते हो यूरोप में एक लंबी दूरी की ट्रायथलॉन होती है। वहां पर लोगों की जो शारीरिक क्षमता होती है उसका परीक्षण किया जाता है, किसके अंदर कितना स्टेमिना है, एक पेशेंस है, ये सारी चीजों का एक तरह से टेस्ट होता है। वहां पर उसे आयरन मैन
ट्रायथलॉन कहा जाता है, इसी तर्ज पर ये आधारित हो रही है। और इसका उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल प्रशिक्षण और युवा विकास को सक्षम बनाना है। और उत्तराखंड में इसके माध्यम से साहसिक पर्यटन को भी क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। मोटा मोटा आप ये जान लो कि मार्ग पोर्टल जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए एक प्रकार से हेल्पिंग वेबसाइट्स रहेगी। यहाँ पर काफी सारे मैनेजमेंट स्किल्स के लोग होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो सक्सेस होंगे, वो उनकी मदद करेंगे उनके जो भी उनका नवाचार है उसको आगे बढ़ाने में। तो इसका फुल फॉर्म आपसे कभी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो आपको इसके फुल फॉर्म से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मेंटरशिप होगी, आपको पूरे एक तरह से आपको गाइड किया जाएगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है आपका बिजनेस के, आपके बिजनेस मॉडल के बारे में जानने के बाद साथ में आपको एडवाइस किया जाएगा, असिस्टेंस भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी, उद्यमियों को क्या किया जाएगा? अलग अलग प्रकार की सलाह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको कई बार क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता, बहुत सारी वो गलतियां भी कर देते हैं। तो जो अनुभवी लोग होते हैं जब वो उनकी मदद करते हैं, उनके पास एक आइडिया अच्छा है ही, लेकिन साथ में अनुभव जुड़ जाएगा तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो काफी तेजी से होगी। और भारत वैसे भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है स्टार्टअप्स के मामले में। यदि हमारे, क्योंकि हमारे देश की लगभग 108 ऐसी कंपनीज हैं जो कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुकी हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। निम्न में से कौन अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वो बना है राजस्थान। राजस्थान ने अपने यहाँ ब्लाइंड्स के लिए एक नीति लागू करी है और ये उन्होंने 13 जनवरी को नीति लागू करी है। इसमें राइट टू साइट विजन, ठीक है, ये इनका उद्देश्य है। और मध्य पूरे भारत का ये पहला राज्य जिसने इस प्रकार की कोई नीति लागू करी है। और ये क्या होगा कि जो वहाँ के एनजीओ हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। लोगों को जो विजन प्रॉब्लम होती है उनको दूर करेंगे, साथ ही में उनकी जो समस्याएं होती हैं किन कारणों से होती हैं तो उनको भी दूर करेंगे। उनको लोगों को जागरूकता अभियान चला जाएगा कि हमारी किन गलतियों की वजह से हमारी जो रोशनी होती है वो चली जाती है। तो ये प्रदेश का जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, निरोगी राजस्थान, ये मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। राज्य में लगभग 3 लाख से अधिक जो दृष्टिबाधित पीड़ित हैं उनके जीवन में क्या है, रोशनी लाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इसमें नेत्रदान के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बात करी जाए 2020 में हमारे देश में अंधता प्रसार दर 1.1% थी। अब राइट टू साइट विजन नीति द्वारा इसको 0.3% लाने का कार्य किया जाएगा। अब ये इसका मेन क्या है कि राज्य सरकार की ये जो नीति है, जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज कॉलेज होंगे वहां पर क्या होगा, कंपलसरी होगा कि जो केराटोप्लास्टी सेंटर है और साथ में आई बैंक संचालित किए जाए। यानी आप यदि नेत्रदान करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आई बैंक वहां पे होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, ऐश्वर्या राय आपको अक्सर ऐड में दिख ही रही होंगी कि हम, मैंने भी अपनी आंखें दान करी हैं, आप भी करें। अंगदान हमें करने चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश भी काफी आगे है, इंदौर में इसका एक सेंटर है। आज ही आपने अखबार पढ़ा होगा तो यहाँ पर उन्होंने अपने बहुत सारे अंगदान करे। ठीक है, और बॉनी ग्रेबियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और ये किस देश की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है अमेरिका की। इन्होंने पिछली बार जो भारत की थी उनके बाद उन्होंने ही इनको ताज पहनाया है। ठीक है, ज्यादा जानकारी इसमें याद नहीं रखनी, याद रखनी कहाँ को मिला है, एक तो अमेरिका को मिला है। और बॉनी जो ग्रेबियल है मूलतः ये रहने वाली फिलीपींस की है लेकिन अमेरिका में बसी हुई, तो वहाँ के अमेरिकी कहलाएंगे। ठीक है, और भारत की बात करी जाए तो जो दिविता राय हैं ये सेमीफाइनल तक पहुंच पाई थी, उसके बाद वो बाहर हो गई हैं। इसके पहले भारत में हरनाथ संधू हैं, पिछले वर्ष का 2021 वाला, उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। फिर उसके पहले सुष्मिता सेन रही हैं, फिर लारा दत्ता रही हैं। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता होती है 1952 में स्टार्ट हुई थी, कैलिफोर्निया के स्थित जो कपड़ा कंपनी है पैसिफिक मिल्स, इसके द्वारा शुरू की गई थी। और जो पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में 1952 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की जो अमी कोर्सेला है ये प्रथम यूनिवर्स थी। प्रश्न क्रमांक 5 में आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के खिलाफ वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करी है? तो वो करी है श्रीलंका के खिलाफ। अभी के इसके पहले भारत का जो रिकॉर्ड था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, 290 का अंतर था उसमें, 2008 का था। अब भारत ने अपना ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और श्रीलंका के खिलाफ भारत ने 317 रन से जीत दर्ज करी है। ठीक है, और ये मैच कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और भारत ने इसमें 50 ओवर में लगभग 390 रन बनाए थे और श्रीलंका की टीम 73 रन पे ऑल आउट हो गई है। ठीक है,
आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसके पहले आपको बता दें, यदि आप एमपीपीएससी प्री 2022 को टारगेट लेकर के टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। ये अभी 499 के प्राइस पे उपलब्ध है। साथ में आप व्यापम के कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो कोर्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रिंटेड नोट्स, करंट अफेयर्स, पीडीएफ, ई बुक, साथ में प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। ये सारी चीजें आपको 1496 रुपए में मिल जाती हैं। टेस्ट सीरीज इसमें लगातार अपडेट किए जा रहे हैं और अगले 2 दिन में इसके लगभग हमारा टारगेट है कि हम इसके 80 से 90 टेस्ट अपडेट कर दें, ताकि जो पटवारी प्लस पीएससी दोनों की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वो ये टेस्ट भी दे पाए और ये भी टेस्ट दे पाए, ताकि तैयारी दोनों हो जाए। क्योंकि ये दोनों एग्जाम आसपास होंगे। नया कैलेंडर लाला राम स्वरूप का आ गया है, उसको डाउनलोड करना नहीं भूलना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की। रन फॉर साइंस मैराथन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, भोपाल में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भोपाल में होने वाला है साइंस फेस्टिवल 21 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का साइंस फेस्टिवल होगा। जिस प्रकार से प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार से ये भी हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल होने वाला है। ठीक है, लगातार करंट अफेयर में इसके बारे में बताया जा रहा है, तो आप उसी अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए भोपाल में रन फॉर साइंस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है ये आयोजन? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद है उसके द्वारा किया जा रहा है। और आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी जो परिषद है भोपाल की नोडल एजेंसी है जो इसको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करेगी, और काफी सारे लोग इसमें आएंगे और ये फेस्टिवल हमारे लिए देखने लायक होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करेंगे गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को किस देश से 12 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। तो इस बार जो चीते लाए जा रहे हैं वो लाए जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से इसके पहले लाए गए थे। और गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को ये चीते आ जाएंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिवस था, तब नामीबिया से लाए गए थे और 26 जनवरी में दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। चीतों की संख्या कितनी है उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कितनी नर थी कितनी मादा थी, यदि आपका भाग्य खराब है तो हो सकता है, देखिए व्यापम पूछ सकता है कि कितनी नर आई थी कितनी मादा आई थी ना कहाँ से आई थी, तो इसके बारे में तो देखो इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके भाग्य के ऊपर है। ठीक है, पर ये हमें याद रखना है कि जो चीते आए हैं वो अफ्रीकन चीते हैं। इसके पहले नामीबिया से आए थे और इस बार जो आए हैं वो दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। कूनो नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये श्योपुर और मुरैना जिले के पास में है। इनकी लगभग सीमा से ये लगा हुआ है, 900 वर्ग के लगभग का एरिया कवर करता है। इसको जो सूची नेशनल पार्क में शामिल किया गया था वर्ष 2018 में किया गया था। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी ये कूनो नेशनल पार्क in 1981 में स्थापित की गई थी। और इसकी हालांकि चीतों को लेकर के जो घोषणा हो चुकी थी या कि यहाँ पे चीते पाले जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो वेदर है, उनके हिसाब से है। ये 2009 में ही इसे सेंचुरी में चीतों के पुनर्वास के लिए एक स्थल के रूप में देख लिया गया था। और 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से नर-मादा चीते लाए गए थे और ये देश का पहला चीता अभ्यारण्य है। और जो मध्य प्रदेश है वर्तमान में चीते वैसे भी स्वाभाविक है सबसे ज्यादा है, तो चीता स्टेट भी बन चुका है। लेकिन ये चीते इंपोर्ट किए गए हैं, तो अभी एकदम से चीता स्टेट कहना जल्दबाजी होगी। इसमें ग्रोथ कितनी होती है उसके बाद देखा जाएगा कि चीता स्टेट है या नहीं, वैसे भी रहेगा। निम्न में से कौन सा राज्य आधार आधारित भुगतान प्रणाली से भुगतान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना है? स्वाभाविक एक प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश बना है। मोटा मोटा आप इसमें जान लो, 2-3 बातें हैं आपको इसको हमेशा याद रखनी है। एक तो आपसे कभी भी आने वाले समय में यदि ये पूछ लिया जाता है कि ये ई कुबेर क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो ई कुबेर है ये ई भुगतान प्रणाली है। किसकी है? ये आरबीआई की है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए पेपर में तो ई, क्योंकि टर्मिनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती, तो ई कुबेर किसकी है? आरबीआई की एक ई भुगतान प्रणाली है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आधार लिंक सभी का खातों से होता है। तो इसी प्रकार से अब क्या होगा कि जो यूपीआई के माध्यम से, अभी तक क्या होता था, हमारे यहाँ के जो कोषालय होते, ट्रेजरी डिपार्टमेंट होते थे, तो वहां पे पहले चालान पेश किया जाता था। बहुत सारी पंचायतें रहती थी, चेक लगता था, फिर चेक इसके बाद सरकार के पास कोषालय में जाता था, फिर ऑडिट होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, फिर जाकर के लोगों का भुगतान होता था। अब क्या हो गया है कि अब इसको डायरेक्ट आधार लिंक कर दिया जाएगा ई कुबेर से, तो सीधा भुगतान होगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी चलता है उसके माध्यम से लोगों के बैंक खाते में सीधे पैसा जाएगा ई भुगतान के
माध्यम से। और प्रणाली कौन सी इस्तेमाल की जाएगी? ई कुबेर प्रणाली इस्तेमाल की जाएगी, जो कि आरबीआई के द्वारा क्या की जाती है? कंट्रोल की जाती है। तो ये 16 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। और अभी इसकी शुरुआत किसने करी है? हमारे वित्त मंत्री हैं प्रदेश के, जो जगदीश देवड़ा, इन्होंने शुरू करी है। और ये प्रणाली क्या होगी? एक तो ऑनलाइन होगी, तो जो भुगतान में अभी क्या होता है, बहुत बार समय लग जाता है क्लियरेंस में, तो ये एक समस्या जो होती है ये खत्म हो जाएगी। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होने से हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हमारे जो लोगों के पैसे ट्रांसफर होते हैं, सरकार में कार्य होता है, उसमें गति में काफी बढ़ावा मिलेगा। पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 में। प्रदेश के किस अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को आरईसी ने 1,000 करोड़ रुपए की सहायता देने का करार हुआ है? तो ये हुआ है रीवा का जो सोलर प्लांट है, उसके साथ आरईसी ने 1,000 करोड़ रुपए की जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एमओयू साइन किया है। और ये किया है अभी हमारे यहाँ जो बिजनेस समिट हुई है उसमें। तो क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुछ जो हमारे विशेषकर हमारे यहाँ से जो बड़ी परियोजनाएं चलती हैं, उनमें पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा फंडेड है। तो इसको पहले से ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको पेमेंट किया गया है। ये जो योजना है इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी सहायता करी है। तो अब आरईसी इसमें 1,000 करोड़ रुपए की देगा, सहायता करेगा। इसके बाद क्या होगा? और भी हालांकि इनके ऊर्जा के क्षेत्र में इसने बहुत सारे हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें से सोलर के लिए विशेषकर रिवर जो सोलर प्लांट है उसके साथ किया है। अब इसका फायदा ये होगा कि इसमें क्या करना है कि अब इसको प्लांट को थोड़ा सा और बढ़ाना है, और भी इसमें ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाना है, तो उसके लिए इसकी मदद मिलेगी। और सरकार का जो लक्ष्य है, हमारे यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसका लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2024 तक 24 तक नवीकरणीय स्रोत के माध्यम से हम बिजली का जो 20%, वित्त वर्ष 2027 तक 30% और वित्त वर्ष 2030 तक 50% उत्पादन करने का लक्ष्य है। पन बिजली, बाकी की जो बिजली है वो उसके अलावा रहेंगी, वो 50% में उसको क्या करना है, हमको बढ़ाना है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना है कि वर्ष 2030 तक 50% हमारे यहाँ जो विद्युत उत्पादन होगा वो नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से होगा, विशेषकर सोलर का यूज किया जाएगा, साथ में जो पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भाग 10 की बात करें तो इंस्पायर अवार्ड स्कीम स्कूलों में किस कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए है? तो ये है कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक के छात्रों के लिए। हुआ यह है कि जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, हमारे यहाँ जो युवा छात्र होते हैं, स्कूली स्टूडेंट्स होते हैं, उनको विज्ञान की तरफ प्रेरित करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, जिसका नाम रखा गया है इंस्पायर अवार्ड स्कीम। इसमें क्या होगा कि जो साइंस के मॉडल वगैरह बनते हैं उन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। उनका पहले राज्य स्तर पे उनका सिलेक्शन होगा, इसके बाद उन पे राष्ट्रीय स्तर पे उनको लेके जाया जाएगा। और यदि उनका प्रोजेक्ट अच्छा होता है, सरकार उसके लिए उनको अवार्ड्स भी देगी। 10,000 रुपए के लगभग की राशि इसमें दी जाती है। और सरकार का मोटा मोटा उद्देश्य है कि लोग विज्ञान की तरफ क्या हो, प्रेरित हो, और इसके बाद उनकी जो अंदर एक सोच है वो डेवलप हो। और जब वो मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, बाकी के राज्यों के छात्रों को देखेंगे, कंपटीशन का माहौल मिलेगा जो पूरा का पूरा साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की संख्या भी बढ़ेगी। तो अब जो विज्ञान मॉडल वो बनाएंगे उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। फिर जो दिल्ली है वहां पे उनको अवार्ड फंक्शंस भी होंगे। तो स्वाभाविक चीज है कि जो नए युवा हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये योजना चालू करी गई है। हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि अजयगढ़ का जो किला है निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित है? अजयगढ़ का किला पन्ना में है, सभी को पता होता है, लेकिन हमें यहाँ से ये पता करना था कि ये जो किला है या ये जो जिला है यहाँ पे कौन सी चोटी गुजरी है। तो बिल्कुल सही उत्तर सभी लोगों ने दिया है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ये वहां से निकली हुई है, जिसके ऊपर ये किला बना हुआ है। निर्माणकर्ता गुमान सिंह बुंदेला थे। और साथ ही में इसके बारे में सभी लोगों ने काफी सारी जानकारी शेयर करी है। शमशेर है, साथ में ऋषि हैं, नजीम हैं, आपके अंकित बैस हैं, और रिमी है, इसके अलावा शुभम है। सभी आप सभी की जानकारियां सही थी। आप लोग इनकी एक बार डिटेल्स पढ़ लेंगे। और थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे हम दे देते हैं। पहली बात तो ये कि जो ये किला है या जो जिला है अजयगढ़ जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो एक समय भाग था प्राचीन काल में, ये चेदी जनपद का एक भाग था। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि ये किसका भाग था, चेदी जनपद का भाग था। और इसका जो विस्तार था, यदि पश्चिम की तरफ बात करी जाए तो पन्ना से पश्चिम की तरफ जब आप चलेंगे अजयगढ़ की तरफ, तो ये बेतवा नदी और पूर्व में विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक, और उत्तर की तरफ जो क्षेत्र है ये यमुना नदी तक, ये पूरा का पूरा चेदी राज्य कहलाता था। इधर की तरफ नर्मदा घाट, ठीक है, नर्मदा तक का ये क्षेत्र पूरा का पूरा कहलाता था। अब ये जो किला है ये गिर श्रेणी में आता है।
ठीक है। और इसका क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में इसका निर्माण हुआ है, और बात करी जाए ये अजयगढ़ किले की, तो इसमें जो स्थापना मूर्ति है वो शैव उसकी है। ठीक है। और इसके अनुसार क्या है, यदि वहां पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार यदि बात करा जाए तो अजयगढ़ को उस समय पे नंदीपुर भी कहा जाता था। ठीक है। और एक बात और भी है कि इस किले को जो है अपने जो खजुराहो की शिल्प कला है उसके समानांतर माना जाता है। और ये भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो अभिलेख है वो एक तरह से पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं प्राप्त हुए हैं। इस वजह से ये भी कहा जाता है कि जो छतरपुर में जो हमारा खजुराहो आता है वहां की जो शिल्प कला है उससे पहले का है। ठीक है। तो इसको मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है, कि वहां की कला का मदर ऑफ खजुराहो की कला का भी कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको बता देते हैं कि मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है और आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये डे वाइज डेज प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, सभी को डे वाइज टारगेट दिए जा रहे हैं। डेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आपको 45 डेज है, आप यदि आज से शुरू करते हैं तो नेक्स्ट 45 डेज में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। और दागी सर ने भी इसकी जूम मीटिंग ले भी चुके हैं, दो लगभग जूम मीटिंग हो चुकी है उसमें। और इसका एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, यदि वो उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो एग्जाम गुरुजी के नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम वालों के लिए है, जिसमें उनके पास इंफॉर्मेशन आएंगी, साथ में जो भी टास्क दिए जाएंगे वो उसी टेलीग्राम ग्रुप पे डाले जाते हैं। जो क्लास लगती है लाइव तो उसके बारे में वहीं पे बता दिया जाता है। साथ ही में इस प्रोग्राम के साथ आपको विशेष मिल रही है, एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज मिल रही है, बाकी सारी चीजें इसके अंतर्गत रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। चलने से पहले आज का होमवर्क। नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण किस कलचुरी नरेश द्वारा कराया गया था? कर्ण के द्वारा, लक्ष्मण द्वितीय के द्वारा, युवराज प्रथम के द्वारा, विजयपाल चंदेल के द्वारा। इसके बारे में डिटेल नीचे देनी है, 3 से 4 लाइनें लिखनी है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। ठीक है। और अपनी पढ़ाई को चालू रखना है। और यदि आप प्री और मेंस के कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके साथ नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं। मेंस कोर्स के साथ प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स फ्री मिलेंगे, प्री कोर्स के साथ केवल प्री के नोट्स फ्री मिलेंगे। करंट अफेयर पसंद आता है तो उसको शेयर करना नहीं भूलें, और एक बार एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होती है। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से चालू करके रखें। जय हिंद।